नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजन का ट्रांसफर हिमाचल हो चुका था। वहां जाकर उसने एक नया घर ले लिया था। राजन हिमाचल में रहते हुए अब 1 महीना हो चुके थे। निधि और उसकी मां अब आने ही वाले थे। रात काफी हो चुकी थी। जब राजन ऑफिस से घर के लिए निकला था तो उसे रास्ते में पीहू मिली और उससे बात की। उसके बाद घर पहुंचा और खाना खाने लगा तो तभी माया आई और माया ने उसे एक दुर्गा मां की मूर्ति राजन को दी और वहां से चली गई। उसके बाद फिर से माया राजन के घर आई। माया राजन के बहुत करीब थी। राजन माया को महसूस कर रहा था कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलकर जब राजन ने देखा तो वह सुन रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें मौजूद सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे। राजन ने दरवाजा खोला तो वह सुन्न पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजन ऐसा हो गया मानो जैसे वह किसी ठंडी जगह पर जम गया है। सामने माया खड़ी थी। राजन भले ही अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पर उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों ख्याल आ रहे थे। राजन मन ही मन सोच रहा था, माया तो अंदर थी तो यह कौन है? यह भी माया है तो वह कौन थी? मिसेज माया अभी भी दरवाजे पर कैसे खड़ी हो सकती हैं? माया बोली, मिस्टर राजन, मिस्टर राजन। माया के ऐसे बार बार बुलाने पर राजन होश में आया। राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी ने खींच के तमाचा मारकर होश में लाया है। जी जी मिसेज माया। राजन फुर्ती के साथ पीछे पलटता है देखने के लिए कि जो पीछे है वह कौन है, पर वहां कोई नहीं था। यह कैसे हो सकता है? यही तो थी अभी मिसेज माया। मेरे इतने करीब थी कि मैंने उन्हें महसूस किया, पर अब वहां कोई नहीं था। राजन अपने मन के ही विचारों में उलझा जा रहा था। ये क्या हो रहा है मिसेज माया? सच में थी या मुझे वहम हुआ? और वहम भी हुआ तो क्यों? और मेरे ख्यालों में मिसेज माया क्यों आई? निधि क्यों नहीं आई? राजन ने सोचा कि मिसेज माया से कुछ बोलने से पहले एक बार पलट कर देख लूं, पर उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी था उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। माया बोली, मिस्टर राजन, मैं यह देखने आई थी कि आप मेरी कही हुई बात को कितना गौर से समझ रहे हैं, पर मैंने देखा कि आप बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं मेरी बात को लेकर। खैर, आपको एक माताजी की मूर्ति दी थी, मैंने तो अपने रख ली है ना? राजन बोला, हाँ हाँ मिसेज माया, मैंने मां दुर्गा मूर्ति रख लिया है। वहीं टेबल पर रखी। ऐसा कहते हुए राजन टेबल की ओर पलटने लगा और राजन ने पलट कर देखा तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी। माया बोली, मिस्टर राजन, वहां तो कोई मूर्ति नहीं है। राजन बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मूर्ति वहीं तो रखी थी, आखिर मूर्ति कहां चली गई? माया बोली, कोई बात नहीं मिस्टर राजन, आपने जल्दबाजी में घर में कहीं रख दी होगी, आप भूल गए होंगे। खैर, कल आपकी पत्नी और आपकी मां आ रहे हैं ना? राजन बोला, जी मिसेज माया, कल मेरी मां और मेरी पत्नी निधि आ रहे हैं। माया बोली, ठीक है मिस्टर राजन, मैं चलती हूं। माया वहां से चली गई। माया तो चली गई, पर बहुत सारी पहेलियां छोड़कर चली गई। राजन अभी भी उन्हीं में उलझा हुआ था। अभी भी खुद से ही सवाल करे जा रहा था और जितना सवाल करता वह उतना ही उलझता जा रहा था। उसके मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। माया अगर बाहर थी तो अंदर कौन था? और अगर माया अंदर थी तो बाहर कौन खड़ा था? क्या मैं माया जी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूं? क्या उनके यहां ना होते हुए भी मैंने उन्हें महसूस किया? यह सब बहुत गलत है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूं और वो भी मुझे उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वह एक शादीशुदा संभ्रांत परिवार की महिला है। माया ने मुझे माताजी की मूर्ति दी थी। मूर्ति कहां चली गई? मैंने तो मूर्ति वहीं टेबल पर ही रखी थी। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पीहू खड़ी थी। राजन बोला, पीहू, इतनी रात को तुम यहां क्या करने आई हो? पीहू बोली, अंकल, मैंने आपको बहुत जरूरी बात बताने आई हूं। ये जो माया आंटी है ना,
जो अभी आपके घर आई थी, इनसे थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। वो आप और हमारे जैसी नहीं है। राजन पीहू को बात सुन राजन हैरान हो उसे देखने लगा और उससे पूछा, हमारे जैसी नहीं है से क्या मतलब? पीहू बोली, अंकल माँ कहती है ना कि माया आंटी किसी और दुनिया की है, किसी और दुनिया से आई हैं, इसलिए इनसे थोड़ा बच के रहिएगा। राजन ने पीहू की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राजन मन ही मन सोचने लगा कि बच्ची है, माँ ने कुछ भी कह दिया और यह अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर ली। पीहू का दिल रखने के लिए राजन ने यूं ही कह दिया कि ठीक है बेटा, तुमने जो कहा मैं ध्यान रखूंगा। राजन बोला, थैंक यू बेटा, पर इतनी रात को तुम घर से बाहर मत निकला करो, अपना ध्यान रखो। पीहू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चली गई। सोचते सोचते काफी टाइम भी हो गया और राजन का सर चकराने लगा। राजन ने सोचा कि कल माँ और निधि दोनों को लेने जाना है, आराम भी जरूरी है, इसीलिए राजन सोने लगा। राजन गहरी नींद में चला गया था। राजन के बगल में माया लेटी हुई थी। राजन ने देखा कि वह एकटक उसे ही देखे जा रही है। राजन घबरा गया, उसका शरीर पसीने से भीग गया। राजन को इस वक्त कुछ भी सपने जैसा महसूस नहीं हो रहा था, उसे सब हकीकत लग रहा था। उसकी सांसें तेज चलने लगी और चेहरे पर पसीना आ गया। माया राजन के और करीब आई। माया के होंठ राजन के होंठों के बेहद नजदीक थे। राजन के होंठ कांप रहे थे। उसने माया को जैसे ही धक्का दिया तो वह एक झटके के साथ नींद से उठा। राजन ने पसीना पोंछा। राजन उठकर के किचन की तरफ गया और पानी का ग्लास लेकर वापस आया। वह बिस्तर पर बैठकर पानी पीने लगा। राजन ने एक लंबी सांस ली और राहत की सांस छोड़ी। उफ, थैंक गॉड, सपना था यार, मैं तो डर ही गया। नींद अब राजन की आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए एक किताब उठाकर पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सूरज की किरणों ने राजन के कमरे में दस्तक दी। राजन की बंद आंखों पर जब सूरज की किरणों की रोशनी और गर्माहट पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। राजन अंगड़ाई लेता हुआ उठा और कल रात के बारे में सोचकर उसे हंसी आने लगी। अरे यार, कैसा सपना था और इस तरह की सपना कैसे आ गई। राजन ने घड़ी की तरफ देखा। अभी तो सुबह ही हुई थी। निधि और मां को आने में अभी बहुत टाइम था और स्टेशन भी यहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर ही थी। जाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजन मन ही मन सोचने लगा। राजन किचन में गया और अपने लिए कॉफी बनाई और निधि को फोन किया। राजन बोला, हेलो निधि, तुम लोग निकल चुके हो ना? कहाँ पहुंचे हो तुम लोग? निधि बोली, हम लोग वहां पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। राजन बोला, अच्छा ठीक है, मैं भी बस तैयार होकर निकलता ही हूं। निधि बोली, देखिए देर मत करिएगा, इंतजार ना करना पड़े। राजन ने आश्वासन देते हुए कहा, अरे नहीं यार, इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। कॉफी पीकर राजन फ्रेश होने चला गया। उसके बाद तैयार होकर स्टेशन के लिए निकल गया। राजन रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। निधि की ट्रेन को आने में अभी 20 मिनट थे। राजन वहीं बेंच पर बैठे बैठे इंतजार करने लगा। राजन के बगल में एक बुजुर्ग अंकल बैठे थे। अंकल बोले, बेटा जी, समय क्या हो रहा है, तुम इधर नए नए आए हो क्या? राजन बोला, हाँ जी अंकल जी, मैं यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, लगभग 1 महीना हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। अंकल जी बोले, किस जगह शिफ्ट हुए हो बेटा जी? राजन बोला, इसी शहर में अंकल जी, कांगड़ा में। अंकल जी बोले, बढ़िया है, कौन से मोहल्ले में रहते हो? राजन ने हैरान होते हुए उस बुजुर्ग को जवाब दिया, जी नूरपुर। अंकल जी राजन से थोड़ा दूर हटकर बैठे। उन्होंने एक फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। राजन को यह सब बहुत अजीब लगा। अंकल, अभी तो मुझसे बात कर रहे थे, अभी अचानक ही वह दूर हटकर बैठ गए। इतने में ही निधि की ट्रेन भी वहां पहुंच गई। राजन ने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ट्रेन आ चुकी थी तो राजन ट्रेन की तरफ आनन फानन में भागने लगा। राजन बोगी S3 के आगे खड़ा था जिसमें निधि और उसकी मां आ रहे थे। निधि की ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक चुकी थी। निधि और राजन की मां दोनों ट्रेन से उतर चुके थे। राजन उनके पास जाता है और मां के पैर छूता है और सामान को उठाकर दोनों को चलने का इशारा करता है। वह लोग स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और एक टैक्सी करते हैं। टैक्सी बुक करने के बाद वह लोग अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। टैक्सी घर के गेट पर आकर रुकती है। तीनों लोग उतरते हैं।
राजन टैक्सी वाले को पैसे देने के लिए अपनी दाहिनी जेब में हाथ डालता है। इधर माँ और निधि दोनों घर को बहुत ध्यान से देख रही थी और चाबी निधि के हाथ में थी। निधि आगे बढ़कर चाबी से घर को खोलती है और दरवाजे को धक्का देती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है। माँ बोली, अब क्या? यहां तो आते ही लाइट चली गई बेटा, जरा मोबाइल की लाइट ऑन कर। राजन टैक्सी वाले को पैसे देकर बाकी बचे पैसे लेकर माँ को जवाब देता है कि हाँ माँ, अभी आया। राजन मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और तीनों लोग घर में अंदर जाते हैं। राजन मोमबत्ती लाकर जला देता है। राजन मोमबत्ती की हिलती हुई लौ को देखकर कहता है, आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। हवा से पर्दे भी उड़ रहे थे, पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। यहां अक्सर लाइट चली जाती है क्या बेटा? राजन बोला, नहीं, आज दूसरी बार ही गई है। वैसे जाती तो है पर बहुत देर के लिए नहीं जाती। राजन कुछ असहज महसूस कर रहा था। उसे हमेशा की तरह लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। यहां आने के कुछ दिन बाद से ही राजन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि कोई नजर है जो उस पर है। जब भी वह इस घर के अंदर दाखिल होता है तो राजन इधर उधर देखने लगता है। राजन को ऐसा करते देखकर निधि ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ। राजन ने जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। सब लोग थके हुए थे, इसीलिए राजन ने रास्ते से ही कुछ खाने के लिए पैक करवा लिया था। माँ और निधि दोनों फ्रेश होकर आ गए थे। सब लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। थके होने के कारण निधि और माँ सोने चले गए। राजन वहीं बैठा हुआ था। शाम हो चुकी थी। निधि थोड़ा सा घर से बाहर टहलने के लिए निकली। मंदिर देखकर निधि बहुत खुश हो गई। निधि का मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। वो आसपास देखते हुए आगे की ओर टहल रही थी। तभी वह मिसेज माया से टकरा जाती है। माया बोली, आप मिसेज निधि, राजन की वाइफ, एम आई राइट? निधि बोली, या राइट, आई एम मिस्टर राजन वाइफ। माया बोली, कैसी हैं आप? निधि बोली, बिल्कुल ठीक। दोनों को बातें करते हुए कुछ देर हो गई तो मिसेज माया बोली, मिसेज निधि, अब मुझे लगता है कि आपको घर चले जाना चाहिए। काफी देर हो रही है और इस मोहल्ले में काफी देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। निधि के चेहरे पर अजीब हाव भाव आ गए। उसने माया से पूछा कि कैसा खतरा? माया ने कहा कि यह हिमाचल है, यहां पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है, इसलिए ज्यादा देर तक बाहर रहना या खतरे से खाली नहीं है। तो आप अंदर चली जाइए और कृपया कर रात को खिड़की से बाहर नहीं झांकिएगा। यहां पर कहा जाता है कि भटकती रूहें भी होती हैं, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए रात को न खिड़की से बाहर देखिए, न खिड़की खोलिए और न दरवाजा खोले किसी के लिए। निधि ने माया की बात को गंभीरता से लिया और हां में सर हिला दिया। दोनों अपने घर पर चल दी। निधि जब घर पहुंची तो उसने अपनी सास को यह सारी बातें बताई। दोनों ने एक दूसरे को गंभीर हाव भाव में देखकर कहा, हमें मिसेज माया की बात को ध्यान रखना होगा और रात को न खिड़की खुलेगी और न दरवाजा खुलेगा किसी के लिए भी। काफी रात हो चुकी थी। सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। निधि मुस्कुराकर राजन के पास गई। उसे यही वक्त सही लगा, ये बताने का कि उनकी जिंदगी में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है। निधि ने राजन का हाथ अपने पेट पर रखा और मुस्कुरा दी। राजन भी जैसे समझ गया और मुस्कुराकर उसने हां में सर हिलाया तो निधि ने भी हां में सर हिला दिया। दोनों एक साथ मुस्कुराए और राजन ने निधि को गले लगा लिया। सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक निधि को महसूस हुआ कि राजन और निधि को कोई घूर रहा है। पर्दे के पीछे से उसे दो आंखें दिखाई दी, दो लाल आंखें। एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि पसीने से भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजन को बताया कि उसने सपने में क्या देखा। राजन ने निधि को संभाला और फिर से सुलाने की कोशिश की। आखिर किसकी थी वह लाल आंखें? राजन को क्यों हमेशा यह महसूस होता था कि उसके आसपास कोई है जिस पर नजर बनाए हुए हैं? राजन निधि को शांत करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे निधि शांत हो जाती है पर उसके अंदर डर बहुत बढ़ जाता है। फिर राजन उसे आश्वासन देकर धीरे धीरे सुला देता है। वह गहरी नींद में चली जाती है। राजन भी सो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। राजन को महसूस होता है कि माया उसी के पास लेटी हुई है, उसे ही देख रही है। राजन गहरी नींद में होता है, फिर भी असहज महसूस करता है। माया राजन के करीब आने लगती है। माया की आंखें सिर्फ राजन को देख रही होती है और राजन की भी आंखें सिर्फ माया को।
राजन की सांसें थोड़ी तेज चलने लगती हैं। राजन को पसीना आने लगता है। माया राजन के और करीब आ जाती है। अब माया राजन के इतने करीब थी कि वह दोनों एक दूसरे के सांसों की गर्माहट को महसूस कर सकते थे। और आज राजन को कुछ अजीब आवाज भी आ रही थी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। माया के मुंह से आवाज आ रही थी, और आवाज भी ऐसी कि जैसे कि उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे वह कब से पाना चाहती हो। आज उसकी मन की तृप्ति होने वाली हो। राजन नींद से उठना चाह रहा था, पर न जाने क्यों उठ नहीं पा रहा था। माया उसके और करीब आ जाती है। माया की सांस अब राजन की गर्दन के पास महसूस होती है। माया राजन की गर्दन पर हाथ फेर कर अपने ओंठ को राजन के गले को चूमने लगती है। जब माया ने अपने ओंठ को राजन के गर्दन से हटाया तो राजन की नींद टूट गई। राजन बहुत असहज लग रहा था, पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे अपनी गर्दन पर कुछ दर्द भी महसूस हुआ। अनायास ही राजन का हाथ अपने गले पर चला गया। उसने वापस अपने हाथ को देखा तो उस पर हल्का सा खून लगा हुआ था। राजन यह देखकर डर गया। राजन एक झटके में उठा और लाइट जलाकर शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजन ने देखा कि उसकी गर्दन पर एक घाव बना हुआ है। उसे जलन भी महसूस हो रही थी। राजन मन ही मन सोचने लगा कि यह घाव उसे कहां से हो गया। उसे कोई चोट नहीं लगी थी और यह घाव उसे कल से महसूस हो रहा था, पर यह घाव कल इतना नहीं था। अचानक यह घाव आज इतना ज्यादा बढ़ गया था। राजन को थोड़ी देर में ही अपने स्वप्न का स्मरण हुआ तो उसे याद आया कि माया उसके करीब आई थी। उसके गर्दन पर इसी जगह उसने अपने ओंठ रखे थे। राजन बहुत सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या पीहू सही कह रही थी। क्या माया एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं है? क्या वह हम लोगों जैसी नहीं है? माया कुछ अलग है क्या? वह मनुष्य ही नहीं, या फिर मनुष्य तो है पर काला जादू इस्तेमाल करती हो कुछ प्राप्त करने के लिए। राजन अपने विचारों के उधेड़ बुन में ही था कि उसने देखा कि निधि की सांसें तेज चल रही हैं। उसे पसीना आ रहा है। निधि को देखकर यह आभास हो रहा था कि निधि कोई भयानक स्वप्न देख रही है। राजन ने निधि को झकझोरा, परंतु निधि की नींद नहीं टूटी। निधि की सांसें और तेज चलने लगीं और अचानक फिर एक चीख के साथ निधि की नींद टूट गई। निधि हाँफ रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। निधि की आंखों में डर समाया हुआ था। निधि राजन को देख रही थी और उसके चेहरे के डर को राजन अच्छी तरह से भांप रहा था। राजन ने कुछ पूछने से पहले निधि को शांत करने की कोशिश की। राजन को यह बात याद थी कि निधि गर्भ से है और इस तरह के स्वप्न देखना उसके बच्चे के लिए और उसके लिए हानिकारक है। निधि के शांत हो जाने के बाद राजन ने उससे प्रश्न किया कि निधि क्या हो गया था? तुम्हें ऐसा क्या देख लिया था? यह प्रश्न सुनते ही निधि ने राजन को गले लगा लिया। अब भी निधि पूरी तरह से शांत न हुई थी। कुछ समय बीतने के पश्चात जब निधि शांत हुई तब उसने राजन को बताना शुरू किया कि उसने सपने में क्या देखा था। निधि राजन से कहती है, मैंने सपने में देखा कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है। मैं उससे पूछ रही हूं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? पर वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुझे उसके पास से कुछ खाने की भी आवाज आ रही थी, बड़ी अजीब सी आवाज, और बहुत बदबू भी आ रही थी जैसे खून हो। इसीलिए मैंने आगे जाकर देखने का सोचा। सपने में भी मुझे लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ सामने हो रहा हो। राजन ने निधि को शांत किया और पूछा, आगे क्या हुआ? निधि ने बताना शुरू किया कि आगे उसने देखा कि वह उसकी तरफ बढ़ रही थी तो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम काली थीं, गहरी काली अमावस्या की तरह आंखों में जैसे पुतली ही न थी। पूरी आंखें काली थीं। होठों पर लाल लाल खून लगा हुआ था जो उसके होठों से टपक रहा था। उसके दांतों पर खून लगा हुआ था। उसकी आंखों से कुछ काली स्याही जैसा गिर रहा था। काले घने बाल उसके हवा में लहरा रहे थे। उसके एक हाथ में एक बच्चे का धड़ और दूसरे हाथ में बच्चे का सर था और वह उसे चबा चबा कर खा रही थी। राजन को यह सब सुनकर बहुत अजीब भी लगा और बहुत डर भी लग गया, क्योंकि राजन भी कोई सामान्य नींद नहीं ले रहा था। राजन को भी अजीबोगरीब सपने आते थे जब से वह इस घर में आया था। राजन ने निधि से पूछा कि उसने जिस लड़की को देखा है क्या वह माया जैसी दिखती है जिससे वह बात कर रही थी? निधि बोली, नहीं, वह मिसेस माया नहीं थी, वह कोई और ही थी। उसे मैंने आज तक नहीं देखा। अनायास ही राजन के मुंह से पीहू का नाम निकल गया। उसने कहा कि पीहू सही कह रही थी।
राजन मन ही मन सोचने लगा, माया कोई सामान्य औरत नहीं है। शायद वह काले जादू का इस्तेमाल कर रही है या किसी ने इस घर पर कुछ किया हुआ है। जब से आया हूं यहां एक सुकून की रात नहीं बीती। पीहू का नाम सुनकर निधि ने राजन से पूछा कि पीहू कौन है। राजन ने यही बताया, हमारे पड़ोसी हैं, मिस्टर एंड मिसेज खुराना, उन्हीं की बेटी। निधि मन ही मन सोचने लगे कि राजन किसके बारे में बात कर रहे हैं। कौन मिस्टर एंड मिसेज खुराना, किनकी बेटी, कौन पीहू? अब तक मैं उनसे नहीं मिली थी। राजन और निधि दोनों की आंखों से अब नींद कोसों दूर थी। देखते ही देखते सुबह हो गई। निधि भी सुबह सुबह फ्रेश होकर अपने काम में लग गई। इधर राजन ने भी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर ली। नाश्ता करके राजन ऑफिस चला जाता है। यहां निधि घर पर अकेली हो गई। मां तो साथ थी पर बुजुर्ग थी। थकान भी जल्दी हो जाती थी और नींद भी जल्दी आ जाती थी। वह मां को देखकर उनका सारा काम करके फुर्सत में बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। निधि ने दरवाजा खोला तो देखा सामने मिसेज माया खड़ी थी। निधि बोली, अरे आप माया जी, आइए आइए। मैं भी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी। आप आई हैं तो कुछ बातें होंगी। माया भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुई। कहने लगी कि आपके आने से मुझे भी बड़ा फायदा हुआ है। मुझे भी बात करने के लिए कोई मिल गया। दोनों हंसने लगे और निधि चाय बनाने के लिए चले गए। निधि चाय बनाकर लाई तो दोनों में बातें शुरू हो गई। निधि बोली, हम तो यहां पर नए नए हैं, आपको यहां आए हुए कितना वक्त हो गया? माया बोली, मुझे करीब 2 साल हो गए। निधि बोली, काफी वक्त हो गया है आपको। यहां आपके हस्बैंड कहाँ हैं और वह क्या करते हैं? माया बोली, मेरे पति भी मेरी तरह ही पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और हम लोग कुछ इसी तरह की जगह पर जाते हैं जहां पर थोड़ी सी हमने कुछ ऐसी अफवाहें सुनी हो कि यहां पर कुछ है। निधि बोली, इसका मतलब आपने इस जगह पर भी कुछ सुना है? आपके पति कहाँ हैं? माया बोली, मेरे पति को भानगढ़ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर आया तो वह चले गए। उन्होंने कहा कि भानगढ़ बहुत बड़ी जगह है और इससे अच्छा ऑफर उन्हें नहीं मिल सकता। निधि बोली, अरे भानगढ़ तो वही ना जो राजस्थान में है। वहां कोई भूतिया जगह है ना। यहां तो कोई राजकुमारी रत्नावती और किसी तांत्रिक की आत्मा है। माया बोली, सुनने में तो यही आता है पर सच क्या है यह नहीं पता। और वहां पर अभिलेखागार वालों ने भी एक बोर्ड लगाया है कि शाम के वक्त वहां रुकना मना है। सुबह से शाम तक आप वहां घूम सकते हैं, लेकिन सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक, बस उसके बाद वहां पर कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेता वीसी, और वहां रुकना भी एक क्राइम जैसा है। निधि रोमांचित होते हुए कहती है कि सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर आप लोग को डर नहीं लगता? माया बोली, डर तो लगता है, डर किसे नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों ये आकर्षक भी लगता है। निधि बोली, हाँ वह तो है, और बताइए इस जगह के बारे में कुछ। माया बोली, क्या बताऊं, और ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानती हूं, ना ही बहुत ज्यादा यहां पर घूम ही नहीं हूं। मेरे आने के कुछ ही महीनों बाद इन्हें वह ऑफर आ गया था और यह चले गए, और यहां पर मेरा भी काम बहुत है तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता। बाहर घूमने फिरने का तो यहां के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं। निधि बोली, हाँ अच्छा एक बात बताइए, हमारे बगल में कोई पीहू नाम की लड़की रहती है, आप उसे जानती हैं? मैंने इनके मुंह से उसका नाम सुना था। माया बोली, क्या पीहू आपके बगल में रहती हैं? कौन पीहू? तो क्या पूरे मोहल्ले में भी पीहू नाम की कोई लड़की नहीं रहती? और आपके बगल में तो कोई रहता ही नहीं। आपके बगल वाला घर तो कब से सुनसान पड़ा है, वहां हमेशा ताला लगा रहता है। निधि बोली, अच्छा तो ये किस पीहू के बारे में बात कर रहे थे? ये तो यही कह रहे थे कि हमारे बगल में रहती है। कुछ देर बातें करने के बाद माया वहां से चली गई। निधि अपना काम करके और अपनी मां के साथ समय बिताकर, निधि को पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और राजन के घर आने का समय हो गया था। राजन के आने से कुछ देर पहले ही निधि ने राजन के लिए नाश्ता तैयार किया और चाय बनाकर रख दी थी। राजन आए तो सबने साथ बैठकर नाश्ता किया और चाय पी। आपस में कुछ बातें होने लगी। बातों ही बातों में निधि ने राजन को बताया कि माया जी आई थी। हम दोनों के बीच काफी बातें हुई। माया का नाम सुनते ही राजन को मन ही मन गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर यह बात जाहिर ना होने दी और मन ही मन सोचने लगा कि क्या चाहती है माया जी, क्यों पीछे पड़े हैं हम लोगों के,
राजन ने इतना मन में चलते हुए भी निधि कोई एहसास न होने दिया और मुस्कुराकर निधि को देखने लगा। कुछ समय बीतने के बाद निधि ने राजन से कहा कि मैं कुछ देर में आ रही हूं। राजन ने निधि से पूछा कि वह कहां जा रही है। निधि ने कहा कि माया जी अपना कुछ सामान भूल गई हैं, वही उनको लौटाने जा रही है, और वह मुस्कुराकर चली गई। राजन निधि को रोकना चाह रहा था, पर न जाने क्यों रोक न पाया। वह निधि को माया जी के घर में जाते हुए देख रहा था। निधि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माया जी ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोली। अरे निधि जी, आप आइए आइए। निधि माया के घर में दाखिल होती है और देखती है कि माया के घर में काफी अंधेरा है। मोमबत्तियां जल रही हैं, भगवान की तस्वीरें रखी हुई हैं, कई सारी किताबें रखी हुई हैं। घर सलीके से रखा हुआ सजा हुआ है। अनायास ही निधि के मुंह से निकल गया, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है माया जी। माया ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। माया बोली, बैठिए निधि जी। निधि बैठ जाती है और माया को उसका सामान दे देती है। दोनों में बातें होने लगती हैं। कुछ देर बात होने के बाद माया निधि से कहती है कि बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है अब आपको घर जाना चाहिए। काफी देर हो रही है और शाम का वक्त यहां पर सही नहीं है। निधि माया की बात से सहमत हो जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। राजन घर पर ही इधर उधर बेचैन हो चल रहा था। अब तक 3 घंटे हो गए थे और काफी अंधेरा भी हो गया था। राजन माया के घर की ओर चल दिया। वह देखता है कि माया के घर में हल्की सी रोशनी हो रखी है। राजन जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। राजन बोला, माया जी, निधि को बुला दीजिए। माया हैरान होकर बोली, निधि जी, उन्हें तो गए हुए काफी देर हो गई है, वह अब तक घर नहीं पहुंची। राजन बोला, काफी देर हो गई है, हमारा घर तो सामने ही है, क्या निधि यहां पर नहीं है? माया बोली, नहीं राजन जी, यदि वह घर पर होती तो मैं आपको अवश्य बताती। राजन सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कहां जा सकती है। वह किसी सबूत के बिना माया पर कोई इल्जाम भी नहीं लगा सकता था। इधर राजन की मां सीढ़ियों से उतर रही थीं तो उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वह हिलने की कोशिश कर रही थी, पर वह हिल भी नहीं पा रही थी। राजन हताश घर की तरफ वापस लौटता है तो देखता है कि निधि घर में ही है। राजन हैरान हो जाता है। निधि घर में है और मन ही मन सोचने लगता है कि निधि कब आई, मुझे तो वह दिखाई नहीं दी। मैं इतनी देर से यही चहलकदमी कर रहा था, उसके आने का आभास मुझे होना ही चाहिए था। राजन निधि की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसकी मां सीढ़ियों के पास गिरी हुई है। राजन मां चिल्लाकर सीढ़ियों की तरफ भागा की कोशिश की, पर वह उठ नहीं पा रही थी। राजन ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और ले जाकर उनके कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया। राजन काफी परेशान हो गया था। अपनी मां की इस हालत को देखकर राजन ने तुरंत ही हॉस्पिटल फोन किया। हेलो, मैं राजन बोल रहा हूं, मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, अर्जेंट है। राजन को तुरंत ही हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट मिल गया। राजन अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। निधि भी साथ में थी। मां को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेज दिया। राजन परेशान था कि डॉक्टर क्या जवाब देंगे, और दूसरी परेशानी यह थी कि निधि कब आई। निधि वही खड़ी थी। राजन ने निधि से पूछा कि तुम कहां गई थी? निधि बोली, कहां थी मतलब, आपको बताकर गई थी ना माया जी के पास। राजन ने कहा, तुम वहां से कब वापस आई? निधि बोली, मैंने देखा कि आप किसी कार्य में व्यस्त थे तो मैं अंदर आ गई। राजन बोला, वह तो ठीक है, पर जब मां गिर गई तो तुमने मां को भी नहीं उठाया। निधि बोली, मुझे सचमुच पता नहीं चला कि मां कब गिरी। कमाल करती हो यार, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें आवाज तक नहीं आई। राजन गुस्से में, खैर जाने दो। मां को देखने के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्होंने राजन को बताया कि आपकी मां को पैरालिसिस अटैक हो गया है। राजन ये बात सुनकर हैरान हो गया और घबरा भी गया। मां को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया था। राजन ने मां के इलाज के पैसे जमा कर दिए। राजन और निधि घर की ओर चल दिए। काफी रात हो चुकी थी। निधि ने खाना तो बना लिया था। राजन और निधि ने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ ही देर बाद राजन गहरी नींद में चला गया। राजन सपने में निधि को देख रहा था। निधि अंधेरे में खड़ी थी, उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। उसकी दोनों बाहें राजन की ओर आगे बढ़ी हुई थीं। निधि डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। वह बार बार कह रही थी,
मुझे बचा लीजिए, राजन, मुझे बचा लीजिए। फिर अचानक से तेज गति से वो पीछे अंधेरी में जाती चली गई, जैसे उसे कोई पीछे खींच रहा हो। अंधेरे में जाते जाते अचानक से निधि गायब हो गई। ये देखकर राजन घबरा गया। राजन की नींद ये देखकर ही टूट गई। जैसे राजन की आंखें खुली, उसकी सांसें अटक गई, क्योंकि उसके साथ निधि थी। घबराने की वजह निधि नहीं थी, बल्कि घबराने की वजह थी जिस तरह से वह लेटकर राजन को देख रही थी। राजन को याद आया, सपने में उसने माया को भी खुद को ऐसे लेटकर देखते देखा था। राजन ने अपने सर को झटका। वह अपने मन मस्तिष्क से माया का ख्याल हटा रहा था। राजन खुद को संभालते हुए निधि से पूछा, ये क्या कर रही हो इतनी रात को? तुम्हें नींद नहीं आ रही? निधि राजन के करीब आने लगी। राजन को बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसके करीब पहली बार आ रही थी। राजन को ऐसा लग रहा था जैसे कि निधि उसके पास नहीं है। वह देखने में तो नहीं जैसी लग रही थी, पर उसका एहसास निधि जैसा नहीं था। निधि राजन की ओर आगे बढ़ रही थी। राजन पीछे की ओर हट गया। उसने निधि को सोने के लिए कह दिया। निधि चुपचाप मुंह फेर कर लेट गई। राजन भी दूसरे कमरे में जाकर बैठ गया। बैठे बैठे थकान के कारण राजन को नींद आ गई। राजन हॉस्पिटल में खड़ा था। मां के वार्ड के बाहर मां से मिलने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर भी मां को देखकर कुछ बात करते हुए चले गए थे। उन्होंने राजन को उसकी मां से मिलने की अभी इजाजत नहीं दी थी, इसलिए राजन बाहर खड़े खड़े ही इंतजार कर रहा था। राजन ने अंदर जाकर देखा तो कोई उसकी मां का गला दबा रहा था। ये कोई काली सी परछाई सी दिखाई दे रही थी। राजन उससे ज्यादा ना देख पा रहा था, ना ज्यादा समझ पा रहा था। मां का दम घुट रहा था, उसकी सांसें फूल रही थीं। राजन बस दूर खड़े उन्हें देख पा रहा था। कुछ करना चाह रहा था। राजन खुद को कुछ कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी ने बांध दिया हो। इस कारण राजन व्याकुल महसूस कर रहा था। व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि राजन की नींद टूट गई। राजन पसीना से पूरी तरह से बन चुका था। राजन परेशान हो रहा था। अचानक उसे अपने घर में बदबू आने लगी। राजन उस बदबू को समझने की कोशिश कर रहा था। जितना वह समझ पाया था, उसके अनुसार यह बदबू खून की थी। अचानक से राजन के मन में बस निधि का ख्याल आया। निधि, निधि ठीक तो है ना? वह मन ही मन सोचने लगा। राजन तेजी से उठकर कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि निधि वहां पर नहीं थी। निधि को उस कमरे में ना पाकर राजन की अवस्था और खराब हो गई। उसकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई। भागते हुए, हांफते हुए इधर उधर निधि को ढूंढने लगा। राजन निधि को सब जगह देख चुका था कि अचानक उसकी नजर किचन की तरफ पड़ी। राजन किचन की ओर भागा। बदबू तेज होती जा रही थी। राजन किचन के दरवाजे पर खड़ा हैरान से उस परछाई को देख रहा था। राजन ने देखा कि एक परछाई वहां बैठे एक चूहे को कच्चा खा रही थी। उस अंधेरे में उस परछाई की केवल आंखें और दांत दिखाई दे रहे थे, जिन पर खून लगा हुआ था, और हाथ में एक चूहे का शरीर जिससे खून टपक रहा था। राजन के मन में ख्याल आया कि यह निधि ही है, क्योंकि निधि अपनी जगह पर नहीं थी और उस घर में निधि और राजन के अलावा भी कोई और मौजूद नहीं था। राजन किचन से भाग गया। राजन को अचानक से उल्टी जैसा महसूस होने लगा। राजन को कई उल्टियां भी हो गईं और उसके मन में यह ख्याल आने लगा कि कोई चूहा कैसे खा सकता है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि चूहा खाने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जो कि मांस मच्छी से दूर रहती थी। राजन हैरान था कि निधि चूहा क्यों खा रही है। उसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। राजन को निधि का ये हाल देखकर अपने सपने भी याद आने लगे। राजन की नजर फिर अपने कमरे पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। निधि वहीं सो रही थी। निधि यहां है तो वहां कौन था? और अगर वह निधि थी तो वह इतनी जल्दी यहां आकर सो कैसे गई? राजन का सर चकराने लगा। अचानक उसे याद आया कि सपने में उसने अपनी मां की दम घुटने से मौत देखी। राजन ने हड़बड़ी में हॉस्पिटल में फोन लगाया। हॉस्पिटल से उसे खबर आई, हाँ, उसकी मां का दम जरूर घुट रहा था, पर अब उसकी मां की हालत बेहतर है। हॉस्पिटल से मिली खबर से राजन की जान में जान आई। भोर हो चुकी थी। घर के हालातों से राजन को हैरान कर रखा था। राजन सुबह फ्रेश होकर ऑफिस लिए निकल गया। एक तो ऑफिस की परेशानी, दूसरा घर में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वह निधि के साथ नहीं किसी और के साथ रह रहा हो। राजन का मन
मस्तिष्क और शरीर में जवाब दे रहा था। वह हर समय एक उलझन में रहता था। काम खत्म करने के बाद राजन ऑफिस से घर आया, पर उसके मन में डर था। उसके मन में सारे दिन उथल पुथल होती रहती थी। कई ख्याल एक साथ आपस में लड़ते रहते थे। आखिर क्या हो रहा है? माया कौन है? निधि? निधि जैसे क्यों नहीं? माया क्या चाहती है? क्या माया ने ही कुछ किया है निधि को? राजन जब ऑफिस से थक हार कर घर पहुंचा, वह पानी का गिलास लेकर पानी पीने ही जा रहा था कि हॉस्पिटल से राजन को फोन आया। क्या मैं मिस्टर राजन से बात कर रही हूं? राजन बोला। हाँ जी, बोलिए। मिस्टर राजन, आप बिना समय गवाए तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आपकी मां जो एडमिट थी, रूम नंबर 103 में आज उनकी डेथ हो गई है। रिसेप्शनिस्ट की यह बात सुनते ही राजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सांस अटक गई, जैसे दुनिया ही थम गई हो। आज राजन की मां उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राजन फफक फफक कर रोने लगा। निधि उसे सांत्वना देकर चुप कराने लगी। राजन और निधि दोनों हॉस्पिटल गए और मां की बॉडी को रिसीव किया। बॉडी को रिसीव करते समय राजन को जो बात डॉक्टर ने बताई थी, वह बात राजन को हैरान कर गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी मां सांस नहीं ले पा रही थी, जिससे उनके हार्ट पर प्रेशर पड़ा। दम घुटने और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। राजन को अपना सपना याद आया। उसने सपने में मां का दम घुटते हुए देखा था। वह अंदर तक सहम गया। राजन समझ गया था जो होने वाला था। उसने सपने में देखा तो क्या निधि वाला सपना भी सच था? जो मेरे साथ है, क्या वह निधि है या कोई और? बॉडी रिसीव करने के बाद राजन और निधि दोनों ने मिलकर मां का जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत ज्यादा लोगों को तो वह लोग जानते नहीं थे और परिवार में निधि और राजन के अलावा कोई था ही नहीं। मां के जाने के बाद राजन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसका मन हर समय उदास रहने लगा। उसे लगता था कि अभी यहां से आकर मां कहेगी, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आ मेरी गोद में सर रख ले। वह कहते हैं ना, जब तक हमारे पास सब कुछ होता है हमें उसकी अहमियत नहीं होती, पर जिस दिन हम उस शख्स को खो देते हैं हमें उसकी अहमियत का एहसास हो जाता है। राजन मन ही मन सोचने लगा कि अगर आज मां होती तो मैं उनसे अपनी उलझन बता पाता। वह मुझे कुछ ना कुछ सुझाव जरूर देती। राजन को यह बात भी अजीब लग रही थी कि अचानक उसकी मां सीढ़ियों से गिर गई और उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया। उसके 1-2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, वह भी हार्ट अटैक से, जबकि राजन की मां को कोई बीमारी ही न थी। यह सब बहुत अजीब था। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन अपनी मां और उनके प्यार की कमी को महसूस कर रहा था। निधि सामने थी, पर उसे पराई जैसी लग रही थी। इस समय राजन अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। राजन के गर्दन के घाव के लिए डॉक्टर ने उसे दवा दी थी। कुछ दवाइयां खाने के लिए जो घाव को अंदर से भरती, और एक दवा घाव पर लगाने के लिए। दवा खाते हुए राजन को करीब 1 हफ्ता हो गया था, पर घाव जैसे का तैसा कोई सुधार नहीं था। उस घाव में उसे दर्द और जलन दोनों महसूस होती थी। राजन असमंजस में था और उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो उसके साथ है वह उसकी पत्नी निधि है या कुछ और। घर में अजीब घटनाएं घट रही थीं और वह इन सब का सामना अकेले कर रहा था। राजन ने सोचा कि जिस व्यक्ति ने उसे यह घर दिलवाया था उससे जानकारी लेनी चाहिए। वह व्यक्ति था हरविंदर सिंह। उसका नंबर राजन के पास था और उसने बिना देर किए उसे फोन करने का फैसला किया। हेलो हरविंदर जी, मैं राजन बोल रहा हूं, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं? फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई। जी हां राजन जी, कहिए क्या सवाल है? राजन ने कहा, हरविंदर जी, जो घर आपने मुझे दिलवाया था उसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए थी। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? हरविंदर चुप हो गए। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, राजन जी, इस मोहल्ले के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, पर मैं आपको पूरा यकीन नहीं दिला सकता कि वो सच हैं। एक अफवाह है कि यहां से कुछ साल पहले एक लड़की गायब हो गई थी। उसके बाद कुछ और लोग भी गायब हुए, लेकिन इस सब को लेकर कई सवाल हैं। आपको परेशान क्यों हो रहे हैं? राजन ने हैरानी से पूछा। आपका मतलब, उस लड़की का नाम क्या था? हरविंदर ने जवाब दिया, मैंने नाम नहीं सुना, बस अफवाहें हैं।
राजन ने फोन काट दिया, लेकिन उसकी चिंताएं और बढ़ गईं। अब उसका मन और भी उलझन में था। उसे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन जब ठंडी रात थी, राजन को घर से बाहर निकलने का मन हुआ। वह टहलते हुए माया से टकरा गया। माया ने राजन से पूछा, राजन जी, इतनी रात को बाहर क्यों निकले हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि रात को बाहर ना निकला करें। यहां बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। राजन ने चुपचाप जवाब दिया, कोई खतरा नहीं है, आप खुद को मुझसे दूर रखें। माया ने उसकी बातों को अनसुना किया और पूछा, निधि जी कैसी हैं? राजन ने बेमन से कहा, वह ठीक है, आप हमसे दूर रहिए। माया ने चुपचाप राजन को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राजन वापस मुड़ा, लेकिन माया ने उसकी गर्दन पर एक घाव देखा। माया ने धीरे से पूछा, राजन जी, यह घाव कैसा है? आप इसका इलाज करवा रहे हैं? राजन ने कहा, कुछ नहीं, मामूली सा घाव है, दवा ले रहा हूं, ठीक हो जाएगा। माया ने पूछा, आपकी गर्दन में जो घाव है वह मामूली नहीं है, यह किसी और वजह से है। आपने जो मेरी बात सुनी नहीं थी, वह घाव उसी कारण है। राजन को अब माया की बातें समझ नहीं आ रही थी। माया ने उसे अपने घर आने को कहा। वह विरोध नहीं कर सका और माया के साथ उसके घर चला गया। माया का घर हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर भगवान की मूर्तियां थीं और किताबों की अलमारी में अजीबोगरीब किताबें रखी थीं। राजन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, माया जी, आपका घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आप करती क्या हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन जी, मुझे भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों का अध्ययन करना पसंद है। मैं इन सब पर रिसर्च करती हूं और मेरी इस शोध का उद्देश्य कभी किसी की जान को खतरे में डालना नहीं रहा। राजन अब और भी उलझन में था। माया ने उसे बताया कि वह इस मोहल्ले में लोगों के गायब होने के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही थी। राजन जी, यहां जो लोग गायब होते हैं उनकी लाशें तक नहीं मिलती। जब मिलती हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से विकृत हो चुका होता है। उनका खून गायब हो जाता है और शरीर का मांस भी नहीं रहता। राजन ने यह सब सुना और घबराया, लेकिन माया जी, आपने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? माया ने कहा, राजन जी, मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को डर लगे। इस मोहल्ले के बारे में जानकारी देना आपकी जान को खतरे में डाल सकता था, इसीलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। राजन ने फिर माया से पूछा, तो पीहू के बारे में क्या कहें, जो मुझे अक्सर टोकती थी? माया ने चुपचाप पूछा, पीहू कौन? राजन ने कहा, वही जो हमारे पड़ोस में रहती है। उसने मुझे बताया था कि वह 16-17 साल की लड़की है और उसका नाम अनामिका है। माया की आंखें फैल गईं और वह घबराई हुई बोली, अनामिका, वह वही लड़की थी जो गायब हो गई थी, और तुमने कहा कि वह पीहू थी, तो तुम शायद उससे मिले हो। वह पिशाचीनी है और अब तुम उसका अगला शिकार हो सकते हो। राजन को यह सुनकर धक्का लगा। उसकी आंखों में डर और अचरज था। क्या यह सच है माया जी? माया ने धीमे स्वर में कहा, हाँ राजन जी, अनामिका एक पिशाचीनी है और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तुम शायद उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन अब तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो। माया ने फिर एक किताब खोली जिसमें पिशाचीनी के बारे में लिखा था। उसने पढ़ना शुरू किया। पिशाचीनी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे साधना बहुत कठिन होता है। इसे सिद्ध करने के लिए महीनों का समय लगता है और इस सिद्ध के दौरान कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। पिशाचिनियों को सिद्ध करने के लिए बलि दी जाती है। इसके बाद पिशाचिनी को एक बलि की आवश्यकता होती है और वह बलि एक कुंवारी कन्या की होती है। यदि यह बलि किसी भी प्रकार से विफल हो जाती है तो उस जीव की आत्मा भटकने लगती है। वह आत्मा रक्त की प्यासी होती है और उसकी भूख सिर्फ कच्चे मांस तक सीमित रहती है। अब वह जीवों का शिकार करती है और उनका खून पीकर अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। उसका शरीर एक जिंदा लाश जैसा हो जाता है, जो समय के साथ अपना रूप नहीं बदलता और हमेशा खूबसूरत बना रहता है। यह उसी इंसान का शिकार करती है जिसे वह चाहती है, लेकिन उसका शिकार आसान नहीं होता। वह उसे अपने रूप में बदलने के लिए सही मौके का इंतजार करती है। माया पैरानॉर्मल रिसर्चर है। अब राजन से कहती है, अब समझ आ गया कि वह तुम्हारा शिकार क्यों नहीं कर रही थी। राजन का दिल धड़कने लगा।
क्या वह इस खतरनाक शक्ति से बच पाएगा? दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि इसमें मौजूद सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो चलिए अब इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर को आगे बढ़ाते हैं। राजन डर के साथ पूछता है, वह तो बहुत शक्तिशाली है माया जी, हम उसका सामना कैसे करेंगे? माया चिंता के बिना उत्तर देती है, मैं नहीं जानती राजन जी, ग्रंथ में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। मुझे लगता है राजन जी, आपके घर में जो है वह असली निधि नहीं है, वह कोई और है। शायद उसने अपनी माया का जाल बुन दिया है। हमें अब तुरंत अनामिका के घर जाना होगा। माया की बात सुनकर राजन का दिल घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वह तैयार हो जाता है और घबराए हुए स्वर में पूछता है, हम उसका सामना कैसे करेंगे? माया गंगा जल लेकर एक सुरक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधती है और एक माता का लॉकेट पहनती है। फिर राजन को भी यही सुरक्षा सूत्र और माता का लॉकेट पहनने के लिए देती है। राजन जी, हनुमान चालीसा आती है आपको? माया हंसी में कहती है। राजन घबराए हुए स्वर में कहता है, हाँ थोड़ी बहुत आती है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? माया मुस्कुराते हुए कहती है, कभी जरूरत पड़ सकती है। दोनों घर से बाहर निकल पड़ते हैं। राजन बहुत घबराया हुआ है, जबकि माया बिल्कुल शांत है। वे अनामिका के घर के बाहर खड़े हैं। घर का ताला बंद है और माया इधर उधर देखती है। राजन उससे पूछता है, क्या कर रही हैं आप? माया जवाब देती है, मैं ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढ रही हूं। राजन ने एक बड़े पत्थर को देखा और उसे उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक तेज आंधी आ जाती है। जब राजन ताला तोड़ने में नहीं रुकता तो घर से कुछ सामान गिरने की आवाजें आती हैं। राजन रुकता है और घर की ओर देखता है। वह पत्थर वहीं छोड़ देता है कि माया उसे रोक लेती है। राजन जी रुकिए, ये उसकी चाल है। वह नहीं चाहती कि हम उसके बारे में कुछ जानें। आंधी में धूल उड़ने लगती है और देखने में बहुत परेशानी होने लगती है, लेकिन राजन जिद पकड़कर ताला तोड़ देता है। अचानक से आंधी रुक जाती है और राजन दरवाजा खोलता है। दरवाजे के सामने खड़ी अनामिका का चेहरा देखकर राजन डर के मारे बेहोश हो जाता है। माया राजन के पास जाकर उसे होश में लाती है और पानी के छींटे मारती है। दोनों घर के अंदर जाते हैं और वहां बहुत गंदगी पाई जाती है। हर जगह धूल की परतें जमी हैं। घर में वही सामान रखा है जैसे अनामिका का परिवार अचानक गायब हो गया था। एक दीवार पर एक तस्वीर देखकर राजन का दिल थम जाता है। यह वही लड़की थी जिसे वह पीहू के नाम से जानता था। यह वही लड़की है, राजन कहता है, जिससे मैं पीहू के रूप में मिला था। माया को भी यह तस्वीर देखकर याद आता है कि उसने अनामिका और उसके परिवार के बारे में अखबार में पढ़ा था। अचानक घर में एक तेज आंधी फिर से उठने लगती है और कुछ सामान गिरने लगता है। माया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम यहीं हो अनामिका, अब सामने आओ। अचानक अनामिका सामने प्रकट होती है। उसका चेहरा विकृत हो चुका होता है। वह हंसते हुए कहती है, मैं पीहू नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम नहीं पहचान पाए। माया उसे जवाब देती है, तुमने क्या सोचा था? मैं इतनी मूर्ख हूं कि बिना तैयारी के आऊं? माया हाथ में गंगा जल लेकर उसे डाल देती है। अनामिका जलने लगती है और उसका रूप विकृत हो जाता है। माया कहती है, तुमने क्या सोचा था अनामिका? मैं बिना हथियारों के आऊंगी? नहीं, मैं तैयार हूं। कुछ देर बाद अनामिका गायब हो जाती है। माया और राजन घर में छानबीन करते हैं। उन्हें एक एल्बम मिलता है जिसमें अनामिका और उसके परिवार की तस्वीरें थीं। माया राजन से कहती है, हम यह जानना होगा कि अनामिका कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, तभी हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। राजन घबराते हुए कहता है, लेकिन माया जी, क्या मेरी निधि ठीक होगी? माया गहरी सांस लेते हुए कहती है, राजन जी, जो घर पर है वह आपकी पत्नी निधि नहीं है, वह अनामिका है जो आपको छल रही है। राजन घर की ओर देखता है और उसे लगता है कि निधि उसे पुकार रही है। वह दौड़कर जाता है, लेकिन अचानक निधि गायब हो जाती है। राजन गहरे संकट में घिरा हुआ है। तभी माया उसे संभालती है। नहीं राजन जी, वह आपकी पत्नी नहीं थी, वह अनामिका थी। राजन फिर से टूट जाता है, लेकिन माया को देखकर वह कहता है,
क्या आप मेरी पत्नी को बचा सकेंगी? माया पूरी निष्ठा से कहती है, हम उसे बचा लेंगे राजन जी, हम दोनों मिलकर उसे बचा लेंगे। राजन के चेहरे पर उम्मीद की एक लकीर आ जाती है, लेकिन माया के मन में यह सवाल भी था कि क्या वह सच में निधि को बचा पाएगी। यह जानने के लिए उन्हें और भी गहरी छानबीन करनी होगी। हमें अनामिका के बारे में और जानकारी चाहिए, माया कहती है, तभी हम उसे हराने की ताकत पा सकते हैं। राजन गहरी सोच में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी प्राथमिकता अब एक ही थी, अपनी पत्नी को बचाना और उसे अनामिका के चंगुल से निकालना। राजन अपनी मां को खोने के बाद अब निधि को भी खोने का डर महसूस कर रहा था। उसके दिल में यह डर और भी गहरा हो गया था, इसीलिए वह माया के साथ अनामिका के बारे में जानने के लिए निकल पड़ा था। माया ने कहा, राजन जी, हमें सड़क के उस तरफ के घर से शुरुआत करनी होगी। वहां सिर्फ आपका और अनामिका का घर है, बाकी कोई नहीं रहता, तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। राजन ने सिर हिलाया, ठीक है माया जी। वे दोनों पहले घर तक पहुंचे। दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। एक महिला ने दरवाजा खोला और कहा, जी क्या बात है? माया ने शालीनता से कहा, मेरा नाम माया है और ये राजन है। हम यहां कुछ जानकारी हासिल करने आए हैं, अगर आपकी मदद मिल सके तो। क्या आप अनामिका को जानती हैं? महिला ने थोड़ी सोच के बाद जवाब दिया, हाँ, मुझे तो इतना पता है कि यहां से एक लड़की गायब हो गई थी, उसका नाम अनामिका था। हमें यहां आए हुए करीब 4 साल हो गए, तो उसके बाद अनामिका के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना। माया ने धन्यवाद कहा और राजन से बोली, राजन जी, यहां से ज्यादा कुछ नहीं मिला, हमें आगे और जाना होगा, हो सकता है कुछ और जानकारी मिल जाए। वे दूसरे घर पर पहुंचे। घंटी बजी, टिंग टोंग। इस बार भी दरवाजा खोला एक महिला ने, जो लगभग 45 साल की लग रही थी। माया ने नम्रता से पूछा, नमस्ते, मेरा नाम माया है और ये राजन है। हम यहां कुछ जानकारी लेने आए हैं, अगर आप हमारी मदद कर सकती हैं। महिला ने मुस्कुराकर कहा, जी कहिए, क्या जानना चाहते हो? माया ने पूछा, क्या आप अनामिका को जानती हैं? महिला का चेहरा एक पल में बदल गया, उसकी आंखों में आंसू थे। माया ने मन में सोचा, यह महिला कुछ जानती है। महिला ने दोनों को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा, फिर कुछ खाने पीने का सामान लेकर उनके पास बैठ गई। पंजाबी लहजे में वह बोली, अनामिका के बारे में पूछ रही हो ना पुत्र, बिल्कुल सही जगह आई हो। हाँ, मैं उसे जानती थी, वह बहुत प्यारी बच्ची थी। जब मैं यहां आई थी वह करीब 10 साल की थी। महिला ने याद करते हुए बताया, वह अक्सर हमारे घर आती थी, मेरी बेटी के साथ खेलती थी, बहुत हंसमुख और प्यारी थी। मुझे विश्वास था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, पर फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई पता नहीं चला। 1 महीने बाद पुलिस ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर उसका पूरा परिवार भी गायब हो गया। माया ने फिर पूछा, क्या आपने कभी अनामिका के व्यवहार में कुछ अजीब देखा था? क्या उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? महिला ने कहा, नहीं, वह सिर्फ बच्चों के साथ खेलती थी, कोई शरारत नहीं करती थी। माया और राजन ने धन्यवाद कहा और वहां से निकल आए। माया बोली, राजन जी, हम अब तक सिर्फ यह जान पाए कि अनामिका कितनी प्यारी थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ यह अब भी रहस्य है। लगता है उसकी मौत से जुड़ा कोई बड़ा राज है। राजन ने पूछा, अब हमें क्या करना होगा माया जी? माया ने उत्तर दिया, अब हमें किसी सिद्ध तांत्रिक को ढूंढना होगा, वह तांत्रिक ही हमारी मदद कर सकता है। फिर अचानक माया ने आंटी जी के घर की घंटी फिर से बजाई, टिंग टोंग। माफ कीजिए आंटी जी, मुझे फिर से परेशान किया है, लेकिन क्या आप मेरी एक और मदद कर सकती हैं? माया ने आग्रह किया। महिला ने कहा, क्या बात है बेटा? माया ने पूछा, क्या आप किसी सिद्ध तांत्रिक को जानती हैं? महिला ने संकोच करते हुए कहा, मैं किसी सिद्ध पुरुष को नहीं जानती, लेकिन हां, मुझे पता है कि इस इलाके में बहुत साधु और तांत्रिक आते हैं। माया ने राजन से कहा, हमने सिद्ध तांत्रिक के बारे में ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन हमें एक ऐसे तांत्रिक की जरूरत है जो पिशाचिनी को काबू कर सके। राजन ने पूछा, लेकिन वह तांत्रिक हम कैसे ढूंढ पाएंगे? माया ने एक दिशा में इशारा किया और कहा, वह पहाड़ी देखो, वह जगह तांत्रिकों का गढ़ है।
वहां कई तांत्रिक रहते हैं, आपको वहां जाना होगा। राजन ने पूछा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन तांत्रिक सिद्ध है? माया ने समझाया, वह पहाड़ी पर्यटकों का स्थल है, लेकिन रात को वहां तांत्रिक होते हैं। आपको दिन में एक गाइड से जानकारी लेनी होगी। राजन ने कहा, अगर कोई मेरे साथ जाए तो मुझे डर नहीं लगेगा। माया ने किसी को फोन किया और कहा, आशीष को बुलाओ, वह राजन की मदद करेगा। आशीष राजन से मिला और माया ने कहा, आशीष इनकी मदद करेगा। वे दोनों कल सुबह पहाड़ी की ओर निकलेंगे। राजन और आशीष सुबह जल्दी निकल पड़े। माया ने आशीष से कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। आशीष और राजन पहाड़ी की ओर चल पड़े, जबकि माया उम्मीद करती थी कि वे जल्दी सिद्ध तांत्रिक को ढूंढ लें। सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी और राजन और आशीष दोनों अपने सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। दोनों ने जरूरी सामान एक बैग में पैक किया और माया के कमरे में गए। माया को बताया कि वे दोनों निकल रहे हैं और साथ में खाने पीने का सामान ले लिया है। बैग को राजन ने कंधे पर लटका लिया और दोनों चल पड़े। पहले उन्होंने गाड़ी किराए पर लेने का सोचा। वहां कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। आशीष ने एक गाड़ी की ओर बढ़ते हुए ड्राइवर से बात की और साथ ही एक गाइड भी देखा जो उस गाड़ी के पास खड़ा था। उसने सुना कि वे पहाड़ी पर घूमने जाने वाले हैं और खुद ही आकर उनसे बात करने लगा। गाइड ने कहा कि वह उन्हें पहाड़ी की सैर करवा देगा और गाड़ी भी बुक कर दी। तीनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी ड्राइवर ने स्टार्ट की और रास्ते पर दौड़ने लगी। गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आप लोग नए लगते हैं। ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत है, खासकर जब सूरज उगता है। आप थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पहाड़ी और आसपास के नज़ारे जरूर दिखा दूंगा। वहां एक मंदिर भी है, बहुत ही सुंदर। हम वहां भी दर्शन करेंगे। राजन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बातों को सुना और सिर हिलाया। आशीष ने पूछा, वहां मंदिर किसका है? गाइड ने जवाब दिया, साहब, यहां बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है। यही पहाड़ी है जहां उनका मंदिर बना हुआ है। आशीष ने थोड़ी और बातें की। तो तुम कब से गाइड का काम कर रहे हो? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो यहां का हूं, बचपन से यही काम कर रहा हूं। मेरे पिता भी गाइड थे, मैंने उनसे ही सीखा है। अब मैं खुद यह काम करता हूं। आशीष बोला, यह तो बढ़िया है, फिर हमें इस पहाड़ी की पूरी जानकारी दे सकते हो ना? गाइड ने गर्व से कहा, हाँ साहब, सब कुछ जानता हूं यहां का, आप पूछिए। आशीष बोला, सुनते हैं वहां जंगल भी है? गाइड बोला, जी हाँ, जंगल बहुत घना है साहब। अगर कोई पहली बार उसमें घुस जाए तो वो आसानी से खो सकता है, वापस आना मुश्किल है। आशीष ने हंसी में कहा, तो क्या तुम हमें जंगल में ले जा सकते हो? गाइड का चेहरा कुछ बिगड़ा। जंगल खतरनाक है साहब, वहां कोई नहीं जाता। वहां सांप, बिच्छू और बहुत सारे जानवर रहते हैं। इसके अलावा वहां साधु संत और तांत्रिक भी होते हैं। जो उस जंगल में रहते हैं उनका इस दुनिया से कोई नाता नहीं रहता। आशीष और राजन ने सर हिलाया और फिर आशीष ने गाइड से कहा, तुम हमें जंगल में लेकर चलोगे? हमें वहां किसी की तलाश है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी मदद कर सके। गाइड ने उन्हें हैरानी से देखा, आप लोग जंगल में जाना चाहते हो? यह खतरनाक है। आशीष बोला, हाँ, हमें जंगल में ही जाना है। अगर हम वहां अकेले गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। तुम हमारी मदद कर सकते हो। हमें वही व्यक्ति चाहिए जो हमारी मदद कर सके। गाइड ने माथे पर बल डालते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन तुम गाड़ी वाले से कुछ मत कहना, वह हमें छोड़ देगा। गाड़ी का सफर लगभग 3 घंटे का था। रास्ते में गाड़ी की रफ्तार धीमी थी क्योंकि पहाड़ी रास्ते बहुत घुमावदार और मुश्किल थे। अचानक गाड़ी रुक गई। आशीष ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या हुआ, क्यों रुकी गाड़ी? गाड़ी वाला बोला, साहब, आगे का रास्ता बहुत कठिन है, गाड़ी नहीं जा सकती। आपको 10 मिनट पैदल चलना होगा। आशीष ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। तीनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद गाइड ने आशीष से पूछा, तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो? आशीष ने जवाब दिया, यह राजन है, मेरी मदद कीजिए। उनकी पत्नी और होने वाला बच्चा एक खतरनाक शक्ति के कब्जे में है। हम उन्हीं की मदद के लिए आए हैं। गाइड ने राजन की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, यहां तुम्हारी मदद जरूर होगी। राजन ने कहा,
मैं अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाना चाहता हूं। गाइड ने कहा, हमारे पास एक तांत्रिक बाबा हैं, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। तीनों लोग चलते चलते थक गए थे। गाइड ने कहा, थोड़ी देर बैठो, आराम कर लो, फिर चलते हैं। तभी राजन की नजरें अचानक एक सांप पर पड़ी और उसकी सांसें थम सी गईं। आशीष ने जल्दी से राजन को शांत किया और कहा, डरो मत, हम सब साथ हैं। सांप हमें कुछ नहीं करेगा। सांप उन्हें छोड़कर चला गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों फिर चल पड़े। गाइड के साथ वे जंगल के बीचों बीच एक गुफा जैसी जगह तक पहुंच गए, जहां सूखी लकड़ियां जल रही थीं। वहां एक तांत्रिक साधु दिखाई दिया, जो अपने भयावह रूप में उन्हें देख रहा था। तांत्रिक ने गुस्से में आकर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा साधना स्थल है, यहां से चले जाओ। राजन कांपते हुए बोला, बाबा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी और बच्चा खतरे में है। गाइड ने कहा, ये राजन है, इन्हें आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक ने गहरी नजरों से राजन को देखा और पूछा, तुमने किसका बुरा किया है? राजन बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि यह रूह मेरे पीछे क्यों पड़ी है। सिर्फ इतना सुना है कि एक 16-17 साल की लड़की है जो मेरी पत्नी और बच्चे को ले गई है। तांत्रिक ने सोचा, फिर कहा, तुम नूरपुर मोहल्ले के रहने वाले हो। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वे फिर जंगल से बाहर की ओर बढ़े। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि जंगल में कई ऐसी शक्तियां हैं जो उनके रास्ते के निशान मिटा देती हैं। तांत्रिक ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें जंगल से बाहर ले जाऊंगा। गाड़ी वाला अब भी अपने स्थान पर खड़ा था, उनका इंतजार कर रहा था। आशीष, राजन और गाइड और तांत्रिक बाबा सभी जंगल से बाहर आ चुके थे और बाबा जी को बाहर आने का कारण भी पता था। जंगल से बाहर निकलने के लिए उन लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जंगल में रहने वाली शक्तियां उन्हें बाहर नहीं निकलने देना चाहती थीं। राजन ने देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है और उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वह भागने का सोचता है, गाइड ने गाड़ी वाले को आवाज दी और गाड़ी रोक दी। गाइड ने गाड़ी वाले से पूछा, क्या बात है, तुम हमें छोड़कर कहां भाग रहे थे? गाड़ी वाला घबराया हुआ था और कहा, भैया, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप तांत्रिक बाबा को लेकर आए हो? मुझे पता है इन बाबाओं के साथ उलझने से कोई अच्छा नहीं होता। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आशीष ने गाड़ी वाले को शांत किया, तुम घबराओ मत, बस हमें वहीं छोड़ दो जहां से हम आए थे। बाबा जी अभी हमारे साथ हैं और वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गाड़ी वाला थोड़ा और डरते हुए लेकिन बात मानकर गाड़ी चलाता रहा। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था। जैसे ही वे उन खतरनाक स्थानों से निकलेंगे, उसकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। 3 घंटे की यात्रा के बाद वे उसी जगह पहुंच गए जहां से गाड़ी वाला उन्हें लेकर आया था। गाड़ी से उतरते ही गाड़ी वाला राहत की सांस लेता है। गाइड वहीं रुक जाता है और राजन, आशीष और तांत्रिक बाबा नूरपुर मोहल्ले की ओर बढ़ते हैं। नूरपुर मोहल्ला पहुंचते ही राजन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसने इस जगह को पहली बार देखा हो। उसकी आंखों के सामने यह सब कुछ नया था। वह अपनी पूरी जिंदगी यहां नहीं रहा था, लेकिन घर कहां था? माया जी का घर कहां था? राजन ने घबराते हुए कहा, बाबा जी, मुझे लगता है कि हम गलत मोहल्ले में आ गए हैं। शायद मुझे गलतफहमी हो गई। हमें यहां से जाना चाहिए, मेरा घर दूसरी तरफ होगा। आशीष भी गलत जगह पर आने की बात सोचता है। तभी बाबा जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, रुको, तुम सही जगह पर हो। ये तुम्हारा मोहल्ला ही है। बस माया ने अपनी माया का जाल फैला दिया है ताकि तुम यहां अपना घर पहचान न सको। राजन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, वह ऐसा क्यों करेगी? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, वह नहीं चाहती कि मैं यहां आऊं। वह जानती है कि मेरे यहां आने से उसकी माया का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि मैं उसकी माया को देख सकता हूं और इस जाल से बाहर निकल सकता हूं। राजन और आशीष दोनों बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आशीष ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? राजन ने पूछा, बाबा जी, माया जी का घर तो दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें आपको लेने के लिए भेजी थी। बाबा जी ने इशारा करते हुए कहा, देखो, वह मंदिर दिखाई दे रहा है ना? हमें वहां शरण लेनी होगी। वह मंदिर एक पवित्र स्थान है।
वहां से हमें ऐसा कुछ मिलेगा जो माया के जाल को तोड़ने में मदद करेगा। तीनों लोग मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी कारीगरी अद्भुत थी। अंदर प्रवेश करते ही राजन और आशीष ने काली माता की भव्य मूर्ति के दर्शन किए और उन्हें आशीर्वाद मांगा। बाबा जी ने मां काली से शक्ति की याचना की। हे महाकाली, इस भक्त को शक्ति प्रदान करें ताकि वह माया के जाल को तोड़कर इन आत्माओं को मुक्ति दिला सके। राजन और आशीष भी मां से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। फिर बाबा जी ने लाल सिंदूर और गंगा जल से मिश्रित एक विशेष औषधि तैयार की और उसे छिड़कते हुए माया का जाल तोड़ दिया। तभी राजन को अपना घर और माया जी का घर साफ साफ दिखाई देने लगा। माया के जाल का टूटना राजन और आशीष के चेहरे पर खुशी का एहसास लेकर आया। दोनों तुरंत माया के घर की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने डोर बेल बजाई। टिंग टोंग। माया दरवाजा खोलने आई और राजन और आशीष को देखते हुए मुस्कुराई। अरे, आप लोग आ गए। आप लोग बहुत समय बाद आए हैं। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वह कौन है जिसे आपने लेने भेजा था? राजन और आशीष दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा जी उनके साथ खड़े थे। राजन ने इशारा करते हुए कहा, यह वह हैं जिनसे हम आपको लेने गए थे। माया तीनों को अंदर बुलाती है और सब बैठते हैं। माया तीनों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती है। माया हंसी मजाक करते हुए कहती है, बाबा जी, अब आपको तो पता ही होगा कि हमें यहां क्यों बुलाया गया है। बाबा जी गहरी सांस लेते हुए जवाब देते हैं, इस बच्चे की पत्नी और अजन्मे बच्चे को एक आत्मा से खतरा है, इसलिए हमें यहां बुलाया गया है। माया कहती है, हाँ बाबा जी, आपको सच में हमारी मदद की जरूरत थी। ये आत्मा नहीं बल्कि पिशाचिनी है और मुझे लगता है कि हमें इसका सामना करना पड़ेगा। बाबा जी गहरी सोच में डूब जाते हैं। यह कोई पिशाचिनी नहीं है, यह एक कुंवारी कन्या की आत्मा है जो इस बच्चे के प्रति आसक्त है। वह अजन्मे बच्चे को पाने के लिए उसकी शक्ति बढ़ा रही है और अमावस्या की रात उसे शक्ति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। राजन, आशीष और माया तीनों एक साथ बाबा जी को हैरान होकर देखते हैं। जब बाबा जी बताते हैं कि इस आत्मा का उद्देश्य क्या है और क्या उसे रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अब वे एक नई रणनीति के साथ उसे हराने का तरीका ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजन, आशीष और माया ने बाबा जी से जो कुछ सुना वह सब उनके लिए एक भारी बोझ बन गया था। अमावस्या की रात में अजन्मे बच्चे को पाने के लिए पिशाचिनी ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर ली थी। बाबा जी की बातों ने सभी के दिलों में भय और चिंता का माहौल बना दिया। अब उनके पास सिर्फ 4 दिन थे और वे इस खतरनाक आत्मा को हराने के लिए कोई भी रास्ता ढूंढने में लगे हुए थे। बाबा जी के आदेश के बाद तीनों ने मिलकर अनामिका के घर को शुद्ध करने की योजना बनाई। घर की शुद्धि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह पिशाचिनी के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए एक युद्ध था। माया ने घर के चारों ओर गंगा जल छिड़का, जबकि आशीष और राजन ने हवन सामग्री तैयार की। बाबा जी ने अपनी पोटली से कुछ रहस्यमय सामग्री निकाली और उसे हवन वेदी के चारों ओर घेरा बना दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे के बाहर कोई भी नहीं जाएगा, बाबा जी ने गंभीरता से कहा। यह वचन सभी ने माना और तैयारी पूरी की। हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई और बाबा जी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। इस मंत्र के उच्चारण से वातावरण में एक ऊर्जा का संचार होने लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिशाचिनी का नाम लिया और उसका जाप किया, घर में अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। अनामिका के अंदर एक गहरी बेचैनी शुरू हो गई और उसकी आंखों में एक डर और घबराहट का भाव था। वह अपने कानों में हाथ डालकर जोर जोर से चिल्लाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और अपने आप को दर्द में कांपते हुए जमीन पर गिरा दिया। यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है, बाबा जी ने कहा। यह एक शक्तिशाली पिशाचिनी है जो अमावस्या की रात तक अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करना चाहती है। माया ने बाबा जी की बातों को गंभीरता से लिया और पूरी कोशिश करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यदि उन्हें इस आत्मा से लड़ना है तो उसे बाबा जी की मदद की जरूरत पड़ेगी। बाबा जी, अब हमें क्या करना चाहिए? माया ने बाबा जी से पूछा। हमें उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। पिशाचिनी सिर्फ एक जगह नहीं बंधी रहती,
वह किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से आकर्षित कर सकती है। हमें पहले उसे कमजोर करना होगा, उसके बाद ही हम उसे हराने में सक्षम होंगे। बाबा जी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक और पवित्र अनुष्ठान की योजना बनाई। इस अनुष्ठान में उन्हें उन शक्तियों का उपयोग करना था जो पिशाचिनी के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त ताकतवर थीं। माया, तुम हमें उसकी शक्ति का खात्मा करने में मदद करो, और राजन, तुम उसके अजन्मे बच्चे के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा करो, बाबा जी ने कहा। राजन और माया ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझा और काम पर लग गए। माया ने घर में पिशाचिनी की उपस्थिति को महसूस किया और उसे कमजोर करने के लिए कुछ अन्य तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल किया, जबकि राजन ने माया के घर के आसपास की जमीन का निरीक्षण करना शुरू किया। राजन ने देखा कि घर के पास एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक काले धागे से बंधी हुई थी, जो स्पष्ट रूप से पिशाचिनी के प्रभाव को दर्शाता था। वह मूर्ति के पास बैठा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। मूर्ति के पास एक घना अंधेरा फैलने लगा और फिर उस अंधेरे से एक खौफनाक आवाज आई। तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ रहे हो, राजन। आवाज गहरी और डरावनी थी। राजन ने डर को नकारते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम अपनी जिंदगी की कीमत पर तुम्हारा सामना करेंगे। आश्चर्यजनक रूप से पिशाचिनी का जाल कमजोर होने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन बाबा जी के मंत्रों और माया की मदद से उसकी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। माया, तुम भी उसके जाल को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करो, बाबा जी ने आदेश दिया। माया ने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया और जल्द ही पिशाचिनी की स्थिति खराब होने लगी। अंतिम लड़ाई में पिशाचिनी ने पूरी तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह एक भयंकर रूप में बदल गई। उसकी आंखों से लाल लाल आग निकलने लगी और उसकी चीखें आसपास के वातावरण में गूंजने लगी। लेकिन बाबा जी और माया ने एकजुट होकर उसे कमजोर किया। राजन ने एक खास मंत्र पढ़ा और उसकी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे ही पिशाचिनी की शक्ति खत्म हुई, उसका रूप धुंधला होने लगा और वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह अंत है, बाबा जी ने कहा, और राजन ने राहत की सांस ली। हमने उसे हरा दिया, माया ने खुशी से कहा। अमावस्या की रात आई और राजन की पत्नी निधि ने बिना किसी समस्या के स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चा न केवल स्वस्थ था, बल्कि उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। बाबा जी ने कहा, यह बच्चा एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। उसकी शक्ति से दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी। राजन, माया और आशीष ने एक साथ मिलकर उस रात को याद किया और पिशाचिनी के जाल से मुक्ति प्राप्त करने के बाद उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आप ऐसे ही डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।